students, welcome back to our Kshitij batch IIT JAM 2023. This is your educator Vishali and with this lecture हम continue करेंगे हमारी series that is important concepts through PYQs. ये third part है इस series का and in this series हम वो सारे important concepts cover करेंगे जो JAM point of view से important है and simultaneously उससे related सभी PYQs भी करेंगे. तो आज जो दो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन से. वेरी सिंपल. रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? दैट इज जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, हम उसकी एक कॉपी बनाने वाले हैं. दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन. सिंथेसिस ऑफ this is DNA replication is synthesis of copy of DNA. एंड जैसे हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल. दैट इज अकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल. आपके पास दो स्ट्रैंड्स होते हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं, जिन्हें हम कॉपी करके उनसे न्यू डीएनए का सिंथेसिस कराते हैं एंड इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. तो अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे. वी हैव टू डिस्कस important features of DNA replication. सबसे पहला फीचर जो है डीएनए रेप्लिकेशन नॉन सिलेक्टिव होता है. फर्स्ट इज your DNA replication is non-selective. इसका क्या मतलब है? क्या कहीं पे ऐसा होता है कि एक डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, दूसरे स्ट्रैंड का सिंथेसिस नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता. हमारे दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स का न्यूली सिंथेसाइज किया जाता है. तो जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन नॉन सिलेक्टिव है वो क्यों है? बोथ ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉपीड और यू कैन से रेप्लिकेटेड. उसमें कोई सिलेक्शन नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल जब आपकी ट्रांसक्रिप्शन होता है, उनमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है जिसको ट्रांसक्राइब किया जाता है, तो वहां पे सिलेक्शन आ जाता है. लेकिन यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं है, दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों का ही रेप्लिकेशन होता है. इसलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो नॉन सिलेक्टिव है. क्यों? बोथ द डीएनए स्ट्रैंड आर रेप्लिकेटेड. करेक्ट. नेक्स्ट जो फीचर है वो है सेमी डिसकंटिन्यूअस. सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है? सेमी मीन्स क्या होता है? हाफ. तो एक स्ट्रैंड तो होता है पूरा कंप्लीटली वन गो में पूरा सिंथेसाइज हो जाता है, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड होता है, जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड होता है, उसको फ्रेगमेंट्स में, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में सिंथेसाइज किया जाता है और बाद में उनको ज्वाइन करके कंप्लीट स्ट्रैंड बनता है. इसलिए जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस है. मतलब सिर्फ एक ऐसा स्ट्रैंड जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड है वो ब्रेक्स में सिंथेसाइज होता है एंड फाइनली उन्हें ज्वाइन किया जाता है, लेकिन जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो वन गो में पूरा सिंथेसाइज हो जाता है. दैट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है?
लैगिंग स्ट्रैंड is synthesized discontinuously. एंड जो हम फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये फीचर्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग है. नेक्स्ट इन द सीरीज वी हैव थर्ड, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव. सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, जब आपका फॉर एग्जाम्पल ये आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड, ये आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड है, ये पूरा डीएनए आपका नया सिंथेसाइज हुआ है, इसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा एंड जो नेक्स्ट स्ट्रैंड है वो आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड है. करेक्ट. जब आपका ये डबल स्ट्रैंडेड कंप्लीट डीएनए, जो नया डीएनए सिंथेसाइज हुआ है, ये कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड है और दूसरा जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड है, मतलब हमने एक स्ट्रैंड, एक पेरेंटल स्ट्रैंड को कंजर्व कर लिया है नेक्स्ट जनरेशन में. करेक्ट. सो इसलिए जो आपकी डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, क्योंकि दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, दूसरा नया सिंथेसाइज किया गया है. करेक्ट. नेक्स्ट इज बाइडायरेक्शनल. बाइडायरेक्शनल का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है एंड ये आपकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मतलब यहां से आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है. तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो दोनों डायरेक्शंस में होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से दोनों डायरेक्शंस में होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है, ऑन बोथ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के दोनों तरफ मूव करेगा आपका रेप्लिकेशन फॉर्क. इसमें एक एक्सेप्शन है, प्लाज्मिड्स में जो रेप्लिकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है. एक्सेप्शन क्या है, रेप्लिकेशन इन प्लाज्मिड्स इज यूनिडायरेक्शनल. तो ये हैं चार कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपके डीएनए रेप्लिकेशन की, एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या आपकी मेन फीचर्स हैं, सबसे पहले नॉन सिलेक्टिव. नॉन सिलेक्टिव हमने क्यों बोला, कोई सिलेक्शन नहीं किया गया कि ये वाले स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा, इस स्ट्रैंड का सिंथेसिस नहीं होगा. दैट इज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो दोनों स्ट्रैंड्स का ही सिंथेसाइज किया जाता है, न्यूली कॉपी बनाई जाती है, कोई सिलेक्शन नहीं होता. नेक्स्ट इज सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस. सेमी मीन्स हाफ, तो एक स्ट्रैंड का जो सिंथेसिस है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है. कौन सा, लैगिंग स्ट्रैंड पे जो सिंथेसिस हो रहा होता है वो आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, इसलिए सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है. सेमी कंजर्वेटिव क्यों, क्योंकि जो नए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, कंजर्व किया गया है नेक्स्ट जनरेशन में, इसलिए यहां पे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है. फोर्थ इज बाइडायरेक्शनल, दैट इज जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है उसके दोनों तरफ रेप्लिकेशन फॉर्क मूव करता है, रेप्लिकेशन मूव करता है, दैट इज वाई जो रेप्लिकेशन है वो बाइडायरेक्शनल है. एंड एक्सेप्शन क्या है, प्लाज्मिड्स, जहां पे रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल है. करेक्ट. एंड वन पॉइंट जो रह गया था वो ये था, जब हमने बात करी जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है वो एस फेज में होता है, तो उसमें अर्ली एस फेज में एंड दूसरा है
लेट एस फेज। जब मैं बात कर रही हूं अर्ली एस फेज में, तो उसमें सिंथेसिस होता है यूक्रोमेटिन का, एंड लेट एस फेज में सिंथेसिस होता है हेट्रोक्रोमेटिन का। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से पार्ट ऑफ डीएनए का जो सिंथेसिस है वो अर्ली एस फेज में होता है और किसका सिंथेसिस लेट एस फेज में होता है। तो अर्ली एस फेज में सिंथेसिस होता है यूक्रोमेटिन का एंड लेट एस फेज में सिंथेसिस होता है हेट्रोक्रोमेटिन का। नाउ हमने पढ़ा, बेसिक्स हमने पढ़ लिया, क्या होता है रेप्लिकेशन, कब होता है, क्या फीचर्स होते हैं। अब बात करेंगे मेन एंजाइम्स कौन से हैं हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के। अब बात करनी है मेन एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मेन एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीएनए हेलिकेज से। सबसे पहला एंजाइम है डीएनए हेलिकेज। क्या काम करता है डीएनए हेलिकेज? डीएनए हेलिकेज आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। डीएनए हेलिकेज आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है, मतलब आपके डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है। क्या काम करता है? सेपरेट्स द डीएनए स्ट्रैंड्स। दैट इज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, उन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करेगा और दो डिफरेंट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनते हैं। करेक्ट। अब अगर हम नॉर्मल डीएनए की बात करते हैं, अगर आप नॉर्मली डीएनए की बात करो, डबल स्ट्रैंडेड है, दैट मीन्स उन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में अट्रैक्शन रहा होगा, तभी तो वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से ज्वाइन है। करेक्ट। अब उन्हें अलग अलग किया तब भी तो अट्रैक्शन प्रेजेंट है ना। करेक्ट। जब आपने उन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया तब भी तो उनके बीच में अट्रैक्शन है ना। तो हमें उन सिंगल स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करने की जरूरत है ताकि वो वापस से एक साथ ना आए। दैट इज, हमने जब अपने डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिया तो अब हमें उसे स्टेबलाइज करने की जरूरत है ताकि दोनों स्ट्रैंड्स वापस एक साथ आके डबल स्ट्रैंडेड ना हो जाए। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। दैट इज, नेक्स्ट इन द सीरीज है हमारे पास SSBs, that is single strand binding proteins. करेक्ट। अब क्या काम है इनका? टू स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, टू स्टेबलाइज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो सेपरेट करके दो सिंगल स्ट्रैंड्स आए हैं उन दोनों को स्टेबलाइज करने का काम करता है आपका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। थर्ड इस कैटेगरी में है आपके पास रेप्लिकेज। ध्यान से सुनना, मैंने रेप्लिकेज बोला है अभी। रेप्लिकेज मतलब रेप्लिकेशन करने वाला, वो एंजाइम जो डीएनटीपीज का एडिशन कराएगा और न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कराएगा। दैट इज एड्स
DNTPs and synthesizes new strands of DNA। अब एक बात सोचो, हमें पता है रेप्लिकेशन करा रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज ही तो होगा, बट मैंने यहाँ पे रेप्लिकेज क्यों लिखा, डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि चाहे प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज काम आते हैं। दैट इज प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, दोनों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, लेकिन सब डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन का काम नहीं कर सकते। रिपीट कर रही हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, लेकिन सभी डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन का काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें स्पेसिफिकली वो डीएनए पॉलीमरेज जो रेप्लिकेशन का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं रेप्लिकेज। दैट इज वो स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज जो रेप्लिकेशन का काम करते हैं, डीएनटीपीज का एडिशन करते हैं, उन्हें बोलते हैं रेप्लिकेज। वो अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे कौन सा पॉलीमरेज काम करता है। नेक्स्ट वी हैव, फोर्थ वी हैव प्राइमेज। प्राइमेज का काम है प्राइमर फॉर्मेशन, प्राइमर बनाना। और याद रखना, जब हम इन विवो दैट इज सेलुलर कंडीशन में बात कर रहे हैं तो आपका जो प्राइमर होता है वो आरएनए का बना होता है। प्राइमर जो है वो आपका आरएनए से बना होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। करेक्ट? तो हमने कौन से चार डिस्कस किए? डीएनए हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, रेप्लिकेज, प्राइमेज दैट इज प्राइमर फॉर्मेशन। और प्राइमर का काम क्या है? टू इनिशिएट द रेप्लिकेशन। इसमें नेक्स्ट है हमारे पास टोपोआइसोमरेज। बेटर आई विल राइट टोपोआइसोमरेज। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दिस इज योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जब हम इसे अनवाइंडिंग करेंगे, जब हम अनवाइंडिंग करते जाएंगे तो आगे वाले डीएनए जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होता जाता है। करेक्ट? जैसे जैसे अनवाइंडिंग होती है, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स का सेपरेशन होता है, जो आगे वाला डीएनए है वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होता जाता है, उसे बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। दैट इज वाउंडिंग ऑफ डीएनए ऑन इटसेल्फ। जब डीएनए अपने ऊपर फोल्ड होता जाता है उसे बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग क्या होता है? वाइंडिंग ऑफ डीएनए ऑन इटसेल्फ। जब डीएनए अपने ऊपर फोल्ड हो रहा था उसे बोलते हैं हम सुपर कॉइलिंग। तो इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने का काम करता है आपका टोपोआइसोमरेज। जो ओवर वाइंडिंग हो गई है आगे, जो फोल्डिंग हो गई है आगे, उसे रिलीज करने का काम करता है आपका टोपोआइसोमरेज। दैट इज रिमूव्स सुपर कॉइलिंग। नेक्स्ट एक एंजाइम है, दैट इज टीलोमरेज। इसमें एक चीज पहले याद रखनी है, इट इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता, फाउंड इन यूकैरियोट्स। एंड अगर हम बात करें क्या काम करता है, इट कॉपीज द एंड ऑफ क्रोमोसोम। ध्यान से सुनो, कॉपीज एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स।
यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम के एंड्स होते हैं उन्हें कॉपी करने का या फिर रेप्लिकेट करने का काम करता है आपका टेलोमरेज। तो अभी हमने क्या डिस्कस किए हैं, हमने डिस्कस किए हैं वो एंजाइम्स जो हम डीएनए रेप्लिकेशन में यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डीएनए हेलिकेज जो आपके डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है। एसएसबीज क्या करते हैं, आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्टेबलाइज करते हैं ताकि दोनों वापस एक साथ आके डबल स्ट्रैंडेड ना हो जाए। रेप्लिकेज क्या करता है, डीएनटीपीज का एडिशन करता है एंड न्यूली सिंथेसाइज करता है डीएनए को। प्राइमेज प्राइमर फॉर्मेशन करता है एंड प्राइमर इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, याद रखना ये चीज। और इन विट्रो जब हम लैब कंडीशंस में जैसे पीसीआर कराते हैं, रेप्लिकेशन कराते हैं, वहां पे हम डीएनए ही यूज करते हैं एज अ प्राइमर, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। टोपोआइसोमरेज रिमूव सुपरकॉइलिंग एंड टेलोमरेज फाउंड इन यूकैरियोट्स क्या करता है, ये आपके जो क्रोमोसोम के एंड्स होते हैं उनको कॉपी करता है, उनको रेप्लिकेट करता है। ये मैंने बात करी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं। अब मैं डिस्कस करूंगी कि प्रोकैरियोट्स में किस एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है, यूकैरियोट्स में किस एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनना। सो वी हैव, यहां पे हमारे पास है, यहां पे हमारे पास है हमारे एंजाइम्स, करेक्ट। यहां पे हमारे पास हैं प्रोकैरियोट्स और यहां है हमारे पास यूकैरियोट्स। सबसे पहला एंजाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था डीएनए हेलिकेज। फर्स्ट एंजाइम इज डीएनए हेलिकेज। प्रोकैरियोट्स में डीएनए हेलिकेज को बोलते हैं डीएनए बी। क्या बोलते हैं, डीएनए बी। वहीं पर यूकैरियोट्स में डीएनए हेलिकेज को बोला जाता है एमसीएम कॉम्प्लेक्स। यूकैरियोट्स में डीएनए हेलिकेज है आपका एमसीएम कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो थे हमारे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, एसएसबीज। तो जब हम प्रोकैरियोट्स में डिस्कस करते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को हम एसएसबीज ही बोलते हैं यहां पे भी। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स में जाते हैं वहां पर हम आपके एसएसबीज को बोलते हैं आरपीए। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा रेप्लिकेज। तो प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेज का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन ध्यान से सुनना, यूकैरियोट्स में दो रेप्लिकेज हैं, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कराता है एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड पर काम करता है। दो रेप्लिकेज हैं, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड पर काम कर रहा है और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड पर काम कर रहा होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमेज। नेक्स्ट इज प्राइमेज। जब प्राइमेज की बात करते हैं
तो प्रोकैरियोट्स में प्राइमेज है डीएनए जी, डीएनए जी। यूकैरियोट्स में है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। एक बार देख लेते हैं स्लाइड पे। सबसे पहले डीएनए हेलिकेज, प्रोकैरियोट्स में डीएनए बी और यूकैरियोट्स में एमसीएम कॉम्प्लेक्स। एसएसबीज आरपीए। रेप्लिकेज डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, दोनों काम करेंगे। प्राइमेज डीएनए जी एंड वहां पर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। अब नेक्स्ट जो रह गया था वो था आपका टोपोआइसोमरेज। नेक्स्ट वी हैव टोपोआइसोमरेज। Topoisomerase in case of prokaryotes, in case of prokaryotes it's DNA gyrase and eukaryotes में topoisomerase 1 है, topoisomerase 1। अब इससे रिलेटेड एक चीज याद रखनी है रिलेटेड टू टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज यूज करता है एटीपी टू रिमूव सुपरकॉइलिंग। टोपोआइसोमरेज यूज करता है एटीपी का सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए। तो हमने डिस्कस किए जो भी हमारे एंजाइम्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, उनको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या कहते हैं। सबसे पहले डीएनए हेलिकेज, जिसको प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं डीएनए बी एंड यूकैरियोट्स में बोलते हैं एमसीएम कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो एसएसबीज के नाम से ही जाना जाता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में उनको बोलते हैं आरपीए। रेप्लिकेज डीएनए पॉलीमरेज 3 और वहां पर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन दोनों काम करेंगे। प्राइमेज डीएनए जी एंड डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। टोपोआइसोमरेज डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 1, यही नाम है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्राइमर रिमूवल। प्राइमर रिमूवल जो हमें डिस्कस करनी है। मैंने आपको बताया कि जो प्राइमर है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना है, करेक्ट। तो अब उस आरएनए को रिमूव भी तो करना पड़ेगा ना, उसको आप डीएनए में तो नहीं रख सकते। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक्टिविटी होती है प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी। अगर हम बात करें प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी की, तो प्रोकैरियोट्स में ये काम करता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 1। प्रोकैरियोट्स में प्राइमर रिमूवल का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1। लेकिन जब आप बात करते हो यूकैरियोट्स की, वहां पे काम करता है आपका आरएनएज H और एक एंडोन्यूक्लियस। दोनों में डिफरेंट है। जहां पे प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 काम करता है प्राइमर रिमूवल का, वहीं पे, और यस करेक्ट, एक चीज और कि प्राइमर रिमूवल जो एक्टिविटी होती है वो होती है आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एंड ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी
एक आपकी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जिसको आप बोलोगे प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी। एक होती है आपकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। एक होती है आपकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, जो है आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एंड जो आपका रेप्लिकेज है उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती ही होती है। याद रखना, दो डिफरेंट एक्टिविटी है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दो डिफरेंट है। एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो आपकी प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी है, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 और यूकैरियोट्स में बात करें तो आरएनएज H और एंडोन्यूक्लियस काम करते हैं। वहीं पर प्रूफ रीडिंग जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, जो आपके रेप्लिकेज, जो डीएनए पॉलीमरेज जो रेप्लिकेज का काम करते हैं, उनके पास ये एक्टिविटी होती है। सो ये हो गई हमारी डिफरेंट एंजाइम्स और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कौन से डिफरेंट एंजाइम्स हैं। अब स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स बहुत ही सिंपल है, इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है। स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले इनिशिएशन, दैट इज आपको रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। सबसे पहले वो जगह जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वो प्लेस, वो साइट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब बात करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में फॉर एग्जांपल ई कोलाई में जब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, उसे बोलते हैं ORIC। ई कोलाई में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को बोलते हैं ORIC। वहीं पर यूकैरियोट्स में फॉर एग्जांपल यीस्ट में जो आपकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसे बोलते हैं ARS। करेक्ट। तो होता क्या है, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का रिकॉग्निशन होता है और वहां से डिफरेंट प्रोटीन्स, जो आपके डिफरेंट एंजाइम्स है, वो सीक्वेंस में आने लगेंगे और अपना अपना काम करते हुए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक बार रिकॉग्निशन हो गया, सबसे पहले आएगा डीएनए हेलिकेज। सबसे पहले आएगा डीएनए हेलिकेज और हेलिकेज के साथ आएंगे SSBs। हेलिकेज ने अनवाइंडिंग कर दी, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग कर दिए SSBs ने, और SSBs ने उन स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज कर दिया। फिर होता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज इलोंगेशन। नेक्स्ट स्टेप होता है इलोंगेशन, दैट इज हम न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेंगे और इलोंगेशन में काम करते हैं आपके डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में कौन सा डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज 3। एंड यूकैरियोट्स में काम करते हैं डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज
एप्सिलॉन, सॉरी, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, करेक्ट। इलॉन्गेशन में क्या करना है, डीएनटीपीज का एडिशन करना है और न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस करना है। तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज 3 और यूकैरियोट्स में हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। लास्ट स्टेप टर्मिनेशन, जिसमें देखो टर्मिनेशन की बात करते हो तो ये वाले जो डीएनए पॉलीमरेज है हट जाएंगे, ये अपना काम करके स्ट्रैंड का सिंथेसिस करके हट जाएंगे। टर्मिनेशन में दो डिफरेंट एक्टिविटीज यूज होती हैं, एक है आपकी प्राइमर रिमूवल जो आपने अभी डिस्कस करी, और दूसरी होती है ओकाजाकी फ्रेगमेंट का लाइगेशन, डिफरेंट ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ना। तो प्राइमर रिमूवल हमने डिस्कस कर लिया कि आरएनएज एच, यूकैरियोट्स में बात करें तो आरएनएज एच और एंडोन्यूक्लियस काम करते हैं प्राइमर रिमूवल के लिए, और प्रोकैरियोट्स में हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 है उस काम के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो होता है यहाँ पे वो होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स लाइगेशन, दैट इज जो डिफरेंट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करना है। तो यहां पे वो काम करता है डीएनए लाइगेज। तो हमने देखे हमारे पास जब डीएनए रेप्लिकेशन है तो उसके 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं। इनिशिएशन, जिसमें मेजरली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करना है और दोनों स्ट्रैंड्स का सेपरेशन करना है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में होती है ORIC और यूकैरियोट्स में ARS। कौन कौन से एंजाइम्स इनिशिएशन पे काम कर रहे हैं, डीएनए हेलिकेज और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। इलॉन्गेशन में क्या करना है, डीएनटीपीज का एडिशन करना है और न्यू स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस करना है। तो इसमें जो काम कर रहा होता है वो होता है रेप्लिकेज। अब रेप्लिकेज कौन कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 है और यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है। लास्ट स्टेप जब आता है टर्मिनेशन तो उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमर रिमूवल। प्रोकैरियोट्स में ये प्राइमर रिमूवल कौन कर रहा है, वो कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड यूकैरियोट्स में आरएनएज एच और एंडोन्यूक्लियस करेंगे प्राइमर रिमूवल। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स लाइगेशन, डिफरेंट ओकाजाकी जो आपके लैगिंग स्ट्रैंड पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने हैं उन्हें ज्वाइन करने का काम करेगा डीएनए लाइगेज। अब यहां तक हुआ डीएनए रेप्लिकेशन। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू डीएनए रेप्लिकेशन वो सब कवर हो गई। अब जब बात आती है क्वेश्चंस की तो या तो बेसिक्स पूछे जाएंगे जैसे हमने फीचर्स डिस्कस किए, उससे उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फीचर्स पर कि क्या क्या फीचर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका सेक्शन बी है आईआईटी जैम का, उसमें आपको मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ आपको सर्टेन एमसीक्यूज जो आपको दिए जाते हैं, सर्टेन स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उसमें मल्टीपल करेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं, मल्टीपल इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं। तो जो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस हैं उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको फीचर्स पूछे जाएं। जब हम बात करेंगे ये डिफरेंट एंजाइम्स की, एंजाइम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड कभी कभी जो अपने डिफरेंट नेम्स देखे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट एंजाइम्स के क्या नेम हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो जितना भी पोर्शन है वो सब इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत कंसाइज, इस वाले लेक्चर में बहुत कंसाइज करके बताया गया जो भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो वाला। तो प्लीज रेप्लिकेशन जरूर करना। और फिर बात करते हैं जो PYQs आपके आ चुके हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे डिफरेंट PYQs जो आपके डीएनए रेप्लिकेशन से पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद Kellnau फ्रेगमेंट। फर्स्ट 5' to 3' exonuclease activity, second 5' to 3' endonuclease activity, and third is polymerase activity, fourth is 3' to 5' endonuclease activity। अब सुनो, मैंने आपको बताया था कि आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है उससे हमने रिलेटेड 3 चीजें पढ़ी थी। एक 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी,
एक आपका पॉलीमरेज एक्टिविटी, दैट इज जो आप एडिशन ऑफ डीएनटीपीज होता है, और तीसरी जो होती है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। करेक्ट। अब जब हम डीएनए पॉलीमरेज 1 को स्टडी करते हैं तो इसके पास 2 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास 2 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं। एक है आपका लार्जर फ्रेगमेंट और एक होता है आपका स्मॉलर फ्रेगमेंट। जब हम डीएनए पॉलीमरेज 1 को स्टडी करते हैं तो उसके पास 2 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं। एक होता है लार्जर फ्रेगमेंट और एक होता है स्मॉलर फ्रेगमेंट। करेक्ट। तो लार्जर फ्रेगमेंट को बोलते हैं हम केल्नाउ फ्रेगमेंट। जो लार्जर फ्रेगमेंट होता है उसे बोलते हैं केल्नाउ फ्रेगमेंट। अब इसमें स्पेशल क्या है, पहले तो इसके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी है और दूसरी इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। दैट मीन्स पहली इसके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी है और दूसरी इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। प्रूफ रीडिंग कौन सी है? 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। अब वापिस आओ क्वेश्चन पर, एक बार दोबारा देख लो। डीएनए पॉलीमरेज को जब हम देखते हैं तो उसके पास 2 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स है। एक है लार्जर फ्रेगमेंट और एक है स्मॉलर फ्रेगमेंट। लार्जर फ्रेगमेंट को बोलते हैं केल्नाउ फ्रेगमेंट, जिसके पास 2 डिफरेंट एक्टिविटीज है, पॉलीमरेज एक्टिविटी और दूसरी है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, जो कि आपकी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। वापिस आते क्वेश्चन पे, देखते हैं पूछा क्या गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद केल्नाउ फ्रेगमेंट? याद रखना कौन सी बताई है। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बताई है। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन सी है? प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी है। क्या वो होती है केल्नाउ फ्रेगमेंट के पास? नहीं। 5' to 3' एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है? नहीं। पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है? हाँ जी, केल्नाउ फ्रेगमेंट के पास पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। 3' to 5' क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी लिखा हुआ है, एक्सोन्यूक्लियस नहीं लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सो द आंसर इज सी, कि जो आपका केल्नाउ फ्रेगमेंट है उसके पास गिवन ऑप्शंस में से कौन सी है? पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। और वैसे जनरली जब हमने स्टडी किया तो 2 एक्टिविटी है, पॉलीमरेज और दूसरी जो है वो है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? एक बार देख ले डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टार्ट कहाँ से होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोट्स में बात करें तो ORIC बोलते हैं और यूकैरियोट्स में बात करें तो ARS बोलते हैं। इनसे एंजाइम्स है डीएनए हेलिकेज और SSBs। अब एक चीज याद रखनी है, जो आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसको जब हम यूकैरियोट्स में बात करते हैं तो ARS को रिकॉग्नाइज करता है ORC, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। करेक्ट। लेकिन जब प्रोकैरियोट्स में बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स में ORIC पर बाइंड करता है DNA एंजाइम ATP के साथ बाइंड करता है ORIC पर एंड फिर लोडिंग कराता है आपकी DNA B की, जो आपका हेलिकेज है। मैंने बताया कि जो आपने पढ़ा कि इनिशिएशन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से इनिशिएट होती है रेप्लिकेशन। तो जब मैंने बात करी यूकैरियोट्स में
इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को बोलते हैं ARS और इसको रिकॉग्नाइज करने वाले को बोलते हैं ORC, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। वहीं पर प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं ORIC, जिसपे आके बाइंड करता है DNA A प्लस ATP एंड ये DNA A क्या करता है, लोड कराता है DNA हेलिकेज को, जो कि आपका DNA B है। अब आओ क्वेश्चन पर। Which of the following is or are involved in DNA replication? सबसे पहले MSQ का क्वेश्चन है, दैट इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, आपको मल्टीपल आंसर सिलेक्ट करने हैं, मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। एंड MSQ में जब तक आप सभी ऑप्शंस को, जो सभी सही ऑप्शंस हैं उनको करेक्ट नहीं करेंगे या टिक नहीं करेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ध्यान से सभी ऑप्शंस को करेक्ट करके आना है। Which of the following are involved in initiation of DNA in DNA replication? किसका यूटिलाइजेशन होता है DNA replication के इनिशिएशन में? रो A नहीं, ORIC यस। क्या है ये? प्रोकैरियोट्स की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। सिग्मा फैक्टर नहीं। DNA A, हाँ जी, क्या काम है DNA A का? प्रोकैरियोट्स में DNA हेलिकेज को लोड कराने का काम करता है DNA A। तो जो आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन? ORIC और दूसरा है DNA A। नेक्स्ट, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरकन्वर्जन ऑफ टोपोआइसोमर्स ऑफ अ सर्कुलरली क्लोज डबल स्ट्रैंडेड DNA। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। प्रोकैरियोट्स में बात की जा रही है कि सुपर कॉइलिंग जो होती है उसको रिमूव कैसे करते हैं। पहली चीज जो याद रखनी है, जब प्रोकैरियोट्स में सुपर कॉइलिंग रिमूव होती है, डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, लेकिन कट सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड पर लगाया जाता है। बोथ स्ट्रैंड हैव टू बी कट? नो स्ट्रैंड नीड्स टू बी कट and no strands need to be cut. ATP is required for interconversion. एक बार दोबारा रीड करते हैं क्वेश्चन को। Pick the correct statement with respect to interconversion of the topoisomers of a circularly closed double-stranded DNA. Only one strand needs to be cut. Both strands have to be cut. No strands need to be cut. ATP is required for interconversion. क्वेश्चन है MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। पहली बात तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स देखो, एक स्ट्रैंड को कट करना है, 2 को करना है, किसी को नहीं करना। तीनों स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब इन तीनों में से एक ना एक तो सही होगी ही होगी। लास्ट है ATP इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरकन्वर्जन, ये तो बताया है। जितने भी टोपोआइसोमरेज हैं उनके लिए ATP चाहिए ही चाहिए, तो ये तो ठीक है। चलो MSQ का क्वेश्चन है, एक ऑप्शन टिक हो गया। अब देखते हैं, एक स्ट्रैंड में कट लगाना है, 2 में लगाना है, किसी में नहीं लगाना। सर्कुलर जो DNA होता है प्रोकैरियोट्स में, जब उससे सुपर कॉइलिंग को हटाया जाता है तो एक स्ट्रैंड पर कट लगता है। तो ऑप्शन A इज करेक्ट। तो क्या आंसर है? एक ऑप्शन A है और एक ऑप्शन D है। एक स्ट्रैंड में कट लगेगा तो सुपर कॉइलिंग रिमूव होगी, और इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए ATP। तो दिस इज द आंसर। Both strands of a DNA molecule are labeled with radioactive thymidine and are allowed to duplicate in an environment containing non-radioactive thymidine। जो हमें strands दिए गए हैं वो लेबल्ड हैं, और जो हमें environment दिया गया है वो non-radioactive है। करेक्ट? The number of DNA molecules that will contain radioactive thymidine after 3 duplications are। स्ट्रैंड दिए गए हैं, मान लो ये है, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA आपको दिया गया है, एंड क्या बोला है? दोनों स्ट्रैंड लेबल्ड हैं, और अब एनवायरमेंट कैसा है? नॉन एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव। तो सबसे पहला जब डुप्लीकेशन होगा, सिंथेसिस होगा, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे एंड इनके कॉम्प्लीमेंट्री येलो जो है वो लेबल्ड है और जो ग्रीन है वो नॉन लेबल्ड है।
ठीक है, तो पहला डुप्लीकेशन हो गया, पहला डुप्लीकेशन हुआ तो पहले वाले दोनों स्ट्रैंड का क्या किया, अलग अलग किया गया और उनके अगेंस्ट या फिर उनके कॉम्प्लीमेंट्री हमने स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया, फर्स्ट डुप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट डुप्लीकेशन में तीनों डुप्लीकेशंस में नॉन रेडियो एक्टिव थाइमिडीन है। तो अब जब सेकेंड डुप्लीकेशन होगा, यहां पे भी नॉन लेबल्ड का सिंथेसिस होगा, सेकेंड डुप्लीकेशन हो गई। अब थर्ड डुप्लीकेशंस पर देखते हैं। ये हो गई थर्ड डुप्लीकेशन। क्वेश्चन क्या है, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल आर लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ठीक है, ये रहे आपके दोनों स्ट्रैंड्स जो रेडियो लेबल्ड हैं। अब नेक्स्ट पार्ट सेज एंड आर अलाउड टू डुप्लीकेट इन एन एनवायरमेंट कंटेनिंग नॉन रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ठीक है, अब जो आपने एनवायरमेंट दिया वो नॉन रेडियो एक्टिव था। द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट विल कंटेन रेडियो एक्टिव थाइमिडीन आफ्टर 3 डुप्लीकेशंस। वो पूछ रहा है कितने स्ट्रैंड्स पर आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। 2 से स्टार्ट किया, 2 स्ट्रैंड्स से उन्हीं को डुप्लीकेट किया लेकिन खुद रेडियो एक्टिव एनवायरमेंट नहीं दिया, तो लास्ट में थर्ड डुप्लीकेशन पर आपको कितने रेडियो लेबल दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रैंड्स। तो द आंसर इज 2। आफ्टर 3 डुप्लीकेशंस भी आपको 2 स्ट्रैंड्स ही लेबल्ड देखने को मिलेंगे। सो ये क्वेश्चन था 2018 का। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इकोलाई टू डिवाइड इज लेस देन। इकोलाई को जो डिवाइड करने का टाइम मिलता है वो कम है, किससे, टाइम रिक्वायर्ड टू रेप्लिकेट इट्स क्रोमोसोम। दिस इज पॉसिबल बिकॉज डीएनए को टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इकोलाई टू डिवाइड इज लेस देन द टाइम रिक्वायर्ड टू रेप्लिकेट इट्स क्रोमोसोम। दिस इज पॉसिबल बिकॉज फर्स्ट, of an abundance of enzymes required for replication, it linearizes the chromosome and replicates for both ends. Only one daughter cell receives the nuclear material and multiple replication forks. अब क्या है, सबसे पहले of an abundance of enzyme required for replication, क्या सेल excess of enzymes बनाएगी, नहीं। linearizes the chromosome and replicates from both end, कहीं पे पढ़ा है कि इकोलाई का जो रेप्लिकेशन होता है उसमें सबसे पहले क्रोमोसोम को लीनियर किया जाता है सर्कुलर से, नहीं, सर्कुलर क्रोमोसोम का ही रेप्लिकेशन होता है। ओनली वन डॉटर सेल रिसीव्स द न्यूक्लियर मटेरियल, ये भी हो सकता है, नहीं, दोनों डॉटर सेल्स को मिलता है। तो द ओनली इज ऑफ मल्टीपल रेप्लिकेशन फॉर्म, दैट इज मल्टीपल साइट्स पर रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है जिस वजह से जल्दी हो पाता है। Okay, next question is PFU polymerase has, PFU polymerase जो है ये आपको आर्के बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, तो इसकी एक्टिविटी है वो है डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। PFU पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज है आपके आर्के बैक्टीरिया में। सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरियम वाज अलाउड टू रेप्लिकेट वंस। In this experiment, some of the nucleotides were fluorescently labeled. The primase was able to accept the labeled as well as unlabeled nucleotide. Primase labeled और unlabeled दोनों को यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ unlabeled को यूटिलाइज कर सकता है। The fluorescent label is found in both the template and newly synthesized strands, only the newly made strand, only the template strand, neither of the two strands. अब सबसे पहले तो जो रेडियो लेबल्ड है
उसको यूटिलाइज कौन कर रहा है? प्राइमेज। और मैंने बताया था प्राइमर बना होता है आरएनए का, इसलिए प्राइमर को लास्ट में हटा दिया जाता है। मान लो प्राइमेज ने रेडियो लेबल्ड यूज भी कर लिया, आरएनए भी बना लिया, प्राइमर भी बना लिया, लेकिन लास्ट में तो प्राइमर रिमूव हो गया ना, तो क्या आपको स्ट्रैंड्स में रेडियो एक्टिविटी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका डीएनए पॉलीमरेज अनलेबल्ड को यूटिलाइज कर रहा है। तो आरएनए ने, जो भी प्राइमेज ने रेडियो लेबल्ड यूज कर ली, वो एक्चुअली में बाद में रिमूव हो जाती है। तो आपको कहीं पर भी नाइदर ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, आपको कहीं पर भी रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। So these were the different PYQs from your DNA replication. नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जो है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग अगर हम बात करें तो सेल सिग्नलिंग कम पूछा गया है, बट मैंने इस पार्ट में इंक्लूड इसलिए किया है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी, ये आपकी सेल बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जैम में भी पूछा जा सकता है, तो व्हाई टू टेक दैट रिस्क। अगर हम ये टॉपिक, और आई बिलीव सेल सिग्नलिंग करना आसान है अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो मैंने सिर्फ उतना ही कॉन्सेप्ट रखा है यहाँ पे जिस पे बेस क्वेश्चन आ चुका है, ये जिस पे बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सेल सिग्नलिंग से। तो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर से। तो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो रिसेप्टर्स को स्टडी करना है। फर्स्ट दैट इज इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स, जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिसेप्टर स्टडी करने हैं, वो है जीपीसीआरस, एंड जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज। अब देखो जीपीसीआरस के बारे में। सबसे पहले अगर हम जीपीसीआरस की बात करते हैं तो व्हाट एक्चुअली जीपीसीआरस आर, ये हैं आपके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ध्यान से पढ़ो, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, वो रिसेप्टर जो जी प्रोटीन के साथ कपल्ड है, एसोसिएटेड है। दैट इज, अगर ये आपका रिसेप्टर है तो इसके साथ एसोसिएटेड क्या है? जी प्रोटीन। ये है आपका जी प्रोटीन, ये बन गया आपका जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब देखो जी प्रोटीन के बारे में हम बात करेंगे इनएक्टिव स्टेट से। अगर इनएक्टिव स्टेट है, इनएक्टिव स्टेट का मतलब क्या है? कोई भी सिग्नल नहीं आया है, रिसेप्टर फ्री है, उस कंडीशन जी प्रोटीन के पास 3 डिफरेंट सब यूनिट हैं, अल्फा बीटा गामा। अगर इनएक्टिव स्टेट है तो तीनों सब यूनिट्स एक साथ प्रेजेंट है, अल्फा बीटा गामा। अगर इनएक्टिव स्टेट है तो जी प्रोटीन की तीनों यूनिट्स एक साथ प्रेजेंट है, और दूसरा आपका जी प्रोटीन बाइंड है जीटीपी के साथ। इनएक्टिव स्टेट मतलब क्या है? कोई भी सिग्नल नहीं आया है, उस कंडीशन में आपकी जी प्रोटीन की तीनों सब यूनिट्स एक साथ प्रेजेंट है, प्लस जीटी जो आपका जी प्रोटीन है वो जीडीपी से बाउंड है।
अब आओ नेक्स्ट पर, जब आती है आपकी एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट का मतलब क्या है? एक्टिव स्टेट का मतलब यह है कि आपके रिसेप्टर पर आ चुका है सिग्नल, रिसेप्टर पर आ गया सिग्नल। तो अब क्या होगा? सबसे पहले जी प्रोटीन एक्सचेंजेस GDP exchanges GDP for GTP. That means अभी आपने पढ़ा जी प्रोटीन से बाउंड था GDP, लेकिन एक्टिव स्टेट के लिए क्या होने वाला है? GTP के साथ बाउंड होगा आपका GTP। करेक्ट? सेकेंड पार्ट, अब होगा GTP हाइड्रोलिसिस। एंड इस GTP हाइड्रोलिसिस से जी प्रोटीन जी अल्फा और जी बीटा गामा में ब्रेक डाउन होगा। क्या हुआ? एक्टिव स्टेट में आने का मतलब क्या है? सिग्नल आके बाउंड हुआ, उसके रिस्पॉन्स में जी प्रोटीन ने GDP को छोड़ा और GTP से बाइंड हुआ। जब GTP हाइड्रोलिसिस हुआ तो जो अल्फा है, जी अल्फा है, वो अलग हो गई और जो बीटा गामा है वो अलग हो गई। नाउ अब क्या होता है? तो स्टार्ट कर चुके हैं तो देख लेते हैं। ये सभी सिग्नल्स हैं जहां पर GPCRs का यूटिलाइजेशन होता है। एसिटाइलकोलिन, एडिनोसिन, एंजियोटेंसिन, साइक्लिक AMP, डोपामाइन, लाइट, हिस्टामिन, टेस्ट, ये सभी सिग्नल GPCR को यूज करते हैं एज आ रिसेप्टर। और यहाँ पे ये इसीलिए लगाई गई है क्योंकि ये टेबल इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए जो भी मेन इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं उनमें कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व है, वो सब इंपॉर्टेंट है। अब हम आ गए जहां पर जी अल्फा और जी बीटा गामा अलग हो चुके हैं। अब जब जी अल्फा की बात करते हैं तो जी अल्फा 4 डिफरेंट टाइप्स की है। जी अल्फा 4 डिफरेंट टाइप्स की है। जी अल्फा इनिबिटरी, जी अल्फा स्टिमुलेटरी, जी अल्फा 12-13, जी अल्फा क्यू। देखो, जब बात करती हूं जी अल्फा आई, ये करती है इनिबिट एडिनाइल साइक्लेज। जी अल्फा आई का काम क्या है? इनिबिट करना है एडिनाइल साइक्लेज को। जी अल्फा एस का काम है स्टिमुलेट एडिनाइल साइक्लेज। जी अल्फा 12-13 का काम है सेल ग्रोथ में। एंड जी अल्फा क्यू का काम होता है एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। जी अल्फा 4 डिफरेंट टाइप्स की है। जी अल्फा आई, जी अल्फा एस, जी अल्फा 12-13 एंड जी अल्फा क्यू। आई इनिबिट करती है एडिनाइल साइक्लेज को, एस स्टिमुलेट करती है एडिनाइल साइक्लेज को, 12-13 सेल ग्रोथ में इन्वॉल्व रहती है और क्यू एक्टिवेट करती है फॉस्फोलाइपेज सी को। अब देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए है जी अल्फा एस ए है, जिसने एक्टिवेट किया एडिनाइल साइक्लेज को एंड एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है?
एडिनाइल साइक्लेज आपका एंजाइम है जो एटीपी को कन्वर्ट करता है CAMP में, एंड CAMP आपका सेकेंडरी मैसेंजर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। CAMP एज अ सेकेंडरी मैसेंजर डिफरेंट क्या कहेंगे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। CAMP के डिफरेंट टारगेट्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ये रहे CAMP डिपेंडेंट फॉस्फोरिलेशन बाय pKa। तो ये डिफरेंट टारगेट्स हैं आपके CAMP के, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे मेन इंपॉर्टेंट अगर मार्क करें तो आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोजन सिंथेज के लिए जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपकी CAMP की है, और पायरुवेट काइनेज में भी पता होना चाहिए। उसके बाद हिस्टोन में, स्टोन प्रोटीन्स के साथ भी CAMP इन्वॉल्व होता है, तो ये आपको डिफरेंट याद रहने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इन द सीरीज, तो ये हैं आपके वो सिग्नल जो CAMP को सेकेंडरी मैसेंजर यूज करते हैं। दिस इज द लिस्ट, जैसे कि कॉर्टिसोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, डोपामिन इंपॉर्टेंट, एपिनेफ्रिन इंपॉर्टेंट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग इंपॉर्टेंट, ग्लूकागॉन इंपॉर्टेंट, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज इंपॉर्टेंट, और ये लास्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये याद होना चाहिए कि ये सब यूटिलाइज कर रहे हैं आपके CAMP को। नाउ नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है प्रोटीन, दैट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिसेप्टर है, इसके पास खुद की इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। इट हैज इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी, दैट इज कौन सी एक्टिविटी है एंजाइमेटिक? काइनेज, टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी नाउ अब देखो वर्किंग कैसे है। नॉर्मल कंडीशन है, इनएक्टिव स्टेट है, इनएक्टिव स्टेट में आपका जो रिसेप्टर है वो होता है मोनोमर, दैट इज सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है। जब हम बात करते हैं इनएक्टिव स्टेट की, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की इनएक्टिव स्टेट की बात करें तो उस स्टेट में ये मोनोमर है। ये आपके दो डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो मोनोमेरिक स्टेट में प्रेजेंट है। जब एक्टिवेशन होता है सबसे पहले डाइमराइजेशन होता है। जब सबसे पहले एक्टिवेशन होगा दोनों रिसेप्टर्स का डाइमराइजेशन होगा, दोनों क्लोज आएंगे। अब होता क्या है, डाइमराइजेशन के बाद होता है ऑटोफॉस्फोरिलेशन एंड क्रॉस फॉस्फोरिलेशन, दैट इज ये एक दूसरे के टायरोसिन रेसिड्यूज को फॉस्फोरिलेट करेंगे और खुद के भी टायरोसिन रेसिड्यूज हैं उनको फॉस्फोरिलेट करेंगे, दैट इज क्रॉस फॉस्फोरिलेशन एंड ऑटोफॉस्फोरिलेशन। करेक्ट। जब डाइमर स्टेट आएगी तो दोनों रिसेप्टर खुद के टायरोसिन रेसिड्यूज को भी फॉस्फोरिलेट करेंगे और एक दूसरे को भी। फॉस्फोरिलेट स्टेट आने के बाद ये इंटरैक्ट करते हैं उन प्रोटीन के साथ जिनके पास SH2 डोमेन है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर
फॉस्फोराइलेट हो गए, उसके बाद उन प्रोटीन से इंटरैक्ट करते हैं जिनके पास SH2 डोमेन है, एंड यही प्रोटीन है जो फाइनल आउटकम देते हैं इस सिग्नलिंग पाथवे का। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वो रिसेप्टर है जिसके खुद के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। कौन सी? टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। इन एक्टिव स्टेट में मोनोमेरिक स्टेट है, लेकिन जब एक्टिवेशन होता है तो डायमेरिक स्टेट में आता है। क्रॉस फॉस्फोराइलेशन और ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है। एज अ रिजल्ट ये इंटरैक्ट करते हैं SH2 डोमेन प्रोटीन्स के साथ। नाउ अब बात करते हैं, एक मैंने आपको बताया CAMP जो सेकेंडरी मैसेंजर है, उसी के साथ आपको याद रखना है दो और हैं, दैट इज DAG और IP3। DAG और IP3 ये भी आपके सेकेंडरी मैसेंजर है। अब देख लो कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। मैंने आपको बताया जो आपकी G-alpha-Q है वो फॉस्फोलाइपेज C बीटा को एक्टिवेट करती है, करेक्ट? फॉस्फोलाइपेज C बीटा जो एक्टिवेट हुई थी आपकी G-alpha-Q से, वो ब्रेकडाउन कराती है PIP2 का, फॉस्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट का, एंड इससे बनते हैं आपके DAG और IP3, एंड ये दोनों इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं। मेन चीज ये है सम सिग्नल दैट एक्ट थ्रू फॉस्फोलाइपेज C IP3 कैल्शियम। अब देखो ये वो सारे सिग्नल्स हैं जिनकी वजह से फॉस्फोलाइपेज C एक्टिवेट होता है, एंड एज अ रिजल्ट IP3 एक्टिवेट होता है। IP3 की एक्टिवेशन से कैल्शियम रिलीज्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए यहां पे टेबल में लिखा हुआ है फॉस्फोलाइपेज C एक्टिवेट होगा तो IP3 आएगा, IP3 एक्टिवेट होगा तो कैल्शियम आएगा, और ये सारे वो सिग्नल्स हैं जिनकी वजह से आपका फॉस्फोलाइपेज C एक्टिवेट होता है। मेन चीज जो है वो इस पार्ट में, सेल सिग्नलिंग में जितने भी पार्ट हमने कवर किया है उसमें मेन चीज जो ये टेबल्स लगी हैं वो है, आपको सिग्नल्स याद होने चाहिए प्लस उनका एक्टिवेशन प्लस उनका रिजल्ट पता होना चाहिए। ये एक और टेबल है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि कैल्शियम और कालमोडिलिन। कालमोडिलिन क्या है? कैल्शियम इंटरैक्टिंग प्रोटीन्स हैं। कालमोडिलिन कैल्शियम इंटरैक्टिंग प्रोटीन्स हैं। तो फाइनली ये टेबल डिस्कस करती है कि कैल्शियम और कालमोडिलिन किन प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, अपना इफेक्ट शो करते हैं। दोबारा बता रही हूं, GPCR की सिग्नलिंग अच्छे से याद होनी ही चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, प्लस जितनी भी टेबल्स लगाई गई हैं लेक्चर में उसमें जितने इंपॉर्टेंट या आप कहोगे फ्रीक्वेंटली यूज हम सिग्नल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा था हिस्टामिन देखा, आपने डोपामिन देखा, उसके बाद एसिटाइलकोलिन देखा, ये सब जर्नल सिग्नल्स हैं, उनके रिलेटेड जितना भी टेबल में दिया हुआ है वो पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं PYQs पर। CAMP acts as a secondary messenger, correct? Which of the following is primary signaling molecule? CAMP को एक्टिवेट करने वाला मॉलिक्यूल बताना है। चार ऑप्शन है, रेटिनोइक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन। दैट इज इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से CAMP का सिंथेसिस होगा? देखो टेबल, प्रोस्टाग्लैंडिन ऑप्शंस में दिया गया है। Cyclic AMP acts as a secondary messenger for which of the following primary signaling molecule? कौन सा है? Prostaglandin. That is why I have put the tables here. Tables important है, बहुत बार बोल रही हूँ, बहुत important है, प्लीज अच्छे से स्टडी करना जितनी भी टेबल्स हैं यहाँ पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग गैस फंक्शंस एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम? ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कौन सी गैस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करती है? दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। एक बार सिग्नलिंग देख लेते हैं। देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन लेती हूं, नाइट्रिक ऑक्साइड का एक फंक्शन होता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। नाइट्रिक ऑक्साइड का एक फंक्शन है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। देखो ये काम कैसे करते हैं, नर्व सेल से रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन। नर्व सेल से रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन जो एक्टिवेट करता है NO सिंथेज को। देखो नर्व सेल से सिग्नल आया एसिटाइल कोलिन जिसने एक्टिवेट किया NO सिंथेज को। NO सिंथेज एक्टिवेट हुआ तो डेफिनेटली NO का सिंथेसिस होगा एंड ये नाइट्रिक ऑक्साइड जाती है जो आपकी ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स हैं, ये NO जाती है स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स और वहां पे कराती है डायलेशन। करेक्ट। तो अब क्या पूछा जा रहा है, कौन सी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में? दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। जीपीसीआर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना प्लीज, क्योंकि थोड़ा जैसे दिया गया है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा गया है क्वेश्चन को। Which of the following statement is or are correct for G protein couple receptor mediated signaling? MSQ है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। GPCR contains 7 membrane spanning region। जो आपका GPCR है उसके पास 7 अल्फा हेलिक्स है जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स हैं। GPCR के पास 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स हैं, वही लिखा हुआ है 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स है, करेक्ट। GPCR लिंक टू हेटेरोट्राइमेरिक G प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट, यही बताया था। G प्रोटीन के पास 3 यूनिट्स है, अल्फा बीटा गामा, ये भी ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ GPCR इंटरैक्टिंग लिगेंड, कोई सिग्नल नहीं है, क्या होता है? अल्फा यूनिट ऑफ G प्रोटीन इज बाउंड टू GTP। क्या GTP से बाउंड होती है? नहीं, GDP से बाउंड होती है, तो ये इनकरेक्ट है। Presence of GPCR interacting ligand GTP is displaced for alpha unit of G protein by GTP। ध्यान से पढ़ो, ligand का प्रेजेंस है मतलब सिग्नल आ गया है, तो GTP को डिस्प्लेस करते हैं क्या? नहीं, GDP के लिए, मतलब G प्रोटीन GTP से बाउंड था, अब एक्टिवेट होने के बाद GTP को दे देगा और GDP ले लेगा, ऐसा होगा? नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है। जब इनएक्टिव स्टेट होती है G प्रोटीन के साथ होता है GDP और जब एक्टिव होती है तो होता है G के साथ GTP। तो द करेक्ट स्टेटमेंट आर, दो करेक्ट स्टेटमेंट है A और B। GPCRs कंटेन 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है। दूसरी तरह से भी लिखा हो सकता है GPCR के पास 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है, ऐसे भी लिखी जा सकती है स्टेटमेंट। GPCR लिंक टू हेटेरोटाइमिक G प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट। G प्रोटीन की सिग्नलिंग प्लीज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नलिंग पाथवे यूजुअली कंप्राइज ऑफ सेवरल इंटरमीडिएट स्टेप्स। सिग्नलिंग पाथवे में सीरीज में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, क्यों होते हैं वो पूछा गया है। दैट आर अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ कैस्केड, सीरीज ऑफ स्टेप्स है। व्हाट इज द प्राइमरी आउटकम ऑफ सच एन अरेंजमेंट? दैट इज, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया और उसने जाके अपने टारगेट पे ही इफेक्ट कर दिया? इतनी सारी सिग्नलिंग क्यों जरूरत है? पहले GPCR एक्टिवेट करो, G प्रोटीन एक्टिवेट करो, CMP सिंथेसाइज करो, फिर वो दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और फिर फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा। क्या जरूरत है इन सबकी? इसकी जरूरत इसलिए है कि हर स्टेप पे सिग्नलिंग एम्प्लीफिकेशन होता है। दैट इज, मान लो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तो एक आया था ना, मैंने जैसे यहाँ पे आपको NO की सिग्नलिंग बताई,
मान लो एक एसिटाइल कोलिन का मॉलिक्यूल आया, तो क्या NO भी एक सिंथेसाइज होगा? नहीं, NO तो बहुत सारा सिंथेसाइज होगा ना। तो क्या हुआ, एक एसिटाइल कोलिन से इतने सारे NO सिंथेसाइज हुए कि सिग्नल एम्पलीफाई हो गया। तो इस सीरीज ऑफ स्टेप्स का फंक्शन क्या है? एम्पलीफिकेशन ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स। दैट इज, हमने सिग्नलिंग जो है उसको सीरीज ऑफ स्टेप्स में क्यों रखा गया है, सिंगल स्टेप क्यों नहीं किया है? क्योंकि हर स्टेप पे एम्पलीफिकेशन होता है, सिग्नल को बढ़ाया जाता है, उसका अमाउंट बढ़ाया जाता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये आपने देखा कि CAMP से, जो हमने आगे टेबल देखी थी, कैल्शियम और कार्बोमोडिलिन देख लो कि इन दोनों के इतने सारे टारगेट है, तो क्या स्पेसिफिसिटी है? नहीं, कि सिर्फ कैल्शियम इसी से इंटरैक्ट करेगा, सिर्फ कार्बोमोडिलिन इसी एंजाइम से इंटरैक्ट करेगा, नहीं, स्पेसिफिसिटी नहीं ला रहे हम इससे। स्पेसिफिसिटी ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स नहीं। याद रखना, एक सिग्नल बहुत सारे चेंजेस ला सकता है सेल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक GPCR, जब GPCR जैसे अगर GPCR एक्टिवेट हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो एक्टिवेट हो रहे हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेम है कि PKA, प्रोटीन काइनेस A यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट इतने सारे हैं, तो क्या स्पेसिफिसिटी आ रही है सेलुलर रिस्पॉन्स में कि एक सिग्नल आएगा या फिर डिफरेंट सिग्नल्स पे एक ही रिस्पॉन्स आएगा? नहीं, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है इससे। एम्पलीफिकेशन हो रहा है, थर्ड ऑप्शन जो था आपका। एंड फाइनली फाइन ट्यूनिंग ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स, ये नहीं है। हमने सीरीज ऑफ स्टेप्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि हर स्टेप पे हम सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करा रहे हैं। प्रेफर्ड लिगेंड फॉर SH2 डोमेन प्रोटीन, आपको पता है SH2 डोमेन प्रोटीन किस में यूज होते हैं? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में, दैट इज टायरोसिन फॉस्फोलेटेड पेप्टाइड्स के साथ डिस्कस्ड। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू ए रिसेप्टर एक्टिवेट्स एडिनाइल साइक्लेज थ्रू अ स्टिमुलेटरी G प्रोटीन। हार्मोन का बाइंड हुआ, उसके साथ G प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। ड्यू टू म्यूटेशन G प्रोटीन बाइंड्स बट डज नॉट हाइड्रोलाइज GTP। GTP हाइड्रोलिसिस से क्या हो रहा है? GTP हाइड्रोलिसिस से G अल्फा, G बीटा गामा अलग हो रहे हैं। तो अगर GTP बाइंड तो हुआ लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, तो क्या यूनिट्स अलग होंगी? नहीं। अगर यूनिट्स अलग नहीं होंगी तो G अल्फा सेपरेट नहीं होगा और वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट नहीं कर सकता। तो क्या होगा? एडिनाइल साइक्लेज विल बी कंटिन्यूअसली एक्टिव। G अल्फा है? नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? एडिनाइल साइक्लेज विल नेवर बी एक्टिवेटेड। बिल्कुल, जब G अल्फा नहीं होगा तो एडिनाइल साइक्लेज भी एक्टिवेट नहीं होगा। एडिनाइल साइक्लेज विल बी ओकेजनली एक्टिवेटेड। नो, एडिनाइल साइक्लेज विल बी डिग्रेडेड। ये क्यों होगा? डिग्रेडेशन कैसे कराएंगे हम? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following the incorrect statement regarding secondary messenger adenine cyclic nucleotide monophosphate CAMP से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? ATP सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सेल में या CAMP? ATP ना, तो इट प्रोवाइड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल, ये हो सकता है? नहीं। अबाउ इट एक्ट्स एज सेकेंडरी मैसेंजर फॉर मेनी रेगुलेटरी सेल्स, हाँ जी, सीधा सीधा यही बोलता है, CAMP एक सेकेंडरी मैसेंजर ही है। इट एक्ट्स एज एन इंट्रासेलुलर सेकेंडरी मैसेंजर इन यूरिन, बिल्कुल। इट एक्टिवेट स्पेसिफिक साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, जो आपको बताया था CAMP से एक्टिवेट होता है प्रोटीन काइनेज A, तो डेफिनेटली साइक्लिक AMP से एक्टिवेट होते हैं प्रोटीन काइनेसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।